तो आ जाएगा 29। रिकॉर्डिंग लग गई है। ओके। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ करो। ठीक है, तो आज हम लोग को बात करना है कोरल ब्लीचिंग पे, ठीक है। तो ये परवाल जो विरंजन होता है वो होता क्या है ना। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग परवाल तो देखे ही होंगे, यहाँ पर देखिए जो समुद्र के नीचे जो रहते हैं ना, देख पादप के जैसे देखे छोटे छोटे वो दिखाई देंगे। एक तो आपको फूल जैसे भी लगेंगे रंग बिरंगे रूप में, जो हमारे इकोसिस्टम को होता है ना सस्टेन करने में मतलब काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो। और वो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कार्बन हो गया चाहे कोई भी मतलब ऐसा पदार्थ होता है ना जो खराब पदार्थ होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। उसको जो पानी होता है उसको भी मतलब प्रदूषित होता है उसको मतलब दूषित क्या बोलते हैं उसको प्योर करता है पानी को। और दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है ना उसको काफी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल बनाने का काम करता है परवाल। तब हम बात करेंगे कि परवाल विरंजन होता क्या है, और मतलब जो परवाल है ना उनके सामने भी कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, और किन कारणों से वो समस्याएं उत्पन्न हो रही उसके बारे में हम लोग को आज बात करना है, ठीक है। तो ये सुर्खियों में क्यों था इसकी अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई है। जो भारतीय तट है हमारा, जो तट हम लोग तटीय क्षेत्र देखते हैं ना हमारा, जैसे यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट हो जाता है इसे लेके इधर पूरा बंगाल तरफ, हाँ मतलब सॉरी हाँ बंगाल की तरफ है ना, उड़ीसा इधर पूरा का तटीय इलाका है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई है, ठीक है। इसमें मुख्यतः लक्षद्वीप आ जाएगा है ना, मन्नार की खाड़ी भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो पाक की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पाक की खाड़ी किसको बोलेंगे, जो इस पर श्रीलंका को भारत से अलग करेगा वो क्षेत्र में भी अगर हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार जो हमारा क्षेत्र है वहां पे भी, लक्षद्वीप पर भी और मन्नार की खाड़ी, इन सब में क्या हो गया है ना ये समूह जो है वो प्रभावित हुए हैं इनका कोरल ब्लीचिंग की वजह से। परवाल विरंजन की इस घटना के बारे में ये क्या, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह पर, इस द्वीप समूह का निर्माण कोरल एटोल से हुआ था है ना, कोरल से हाँ कोरल एटोल से हुआ था, तथा ये कोरल ब्लीचिंग के कारण इन्हें बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो कोरल एटोल से बना था, और जो कोरल एटोल होता है वो जो कोरल ब्लीचिंग का मतलब एक होता है ना दुश्मन के रूप में वो होता है। तो क्या कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या समस्या उत्पन्न कर रहा है। और एक हम कवरती द्वीप समूह में एक्रोपोरा है ना, एक्रोपोरा म्यूरिकटा और पोरिट्स सिलिंड्रिका जैसी लगभग सभी परवाल प्रजातियों में ब्लीचिंग या विरंजन की घटना देखी जा रही है ना। और लक्षद्वीप में अधिक सहन क्षमता वाली परवाल प्रजातियों जैसे कि पोरिटस, ल्यूटिया और पावोना वेरियन में भी विरंजन की घटना देखी जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि जैसे कि लक्षद्वीप की हम बात करें, लक्षद्वीप जिस समय उसमें कवरती है ना उसकी जो हम बात करते हैं ना कि लक्षद्वीप उसकी कवरती उसकी मतलब राजधानी की बात करते हैं, तो उसमें क्या देखा जा रहा है ना कि इन वजह से क्योंकि वो कोरल एटोल से बना है, और एक कोरल एटोल होता है ना उसके लिए ये समस्या उत्पन्न कर रहा है ना। तो वहां का पूरा इकोसिस्टम खराब कर रहा है जिसकी वजह से हर चीज उसमें बाधित हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ना मन्नार की खाड़ी के बारे में। जैसे मन्नार की खाड़ी 2005 से 2021 के बीच मन्नार की खाड़ी में जीवित जो परवाल आवरण 37% से घटकर कितने हो गए, 27.3% हो गए। मतलब मन्नार की खाड़ी में भी आप देखो जितने भी जीवित परवाल थे ना, ठीक, वो किस वजह से मर रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं। जैसे कि हम अधिक से अधिक क्या करते हैं, इकोसिस्टम का दोहन किस तरह का, जैसे समुद्र में है ना मछुआरे लोग है ना मछली पकड़ने जाते हैं तब, क्योंकि उनमें जो वो ये करते हैं ना क्या बोलते हैं, जैसे वो अगर गए मछुआरे, ठीक है, तो वो मतलब वो सीप सीप चलाते हैं, सीप उसमें आप देखो हानिकारक जो मतलब गैसेस निकलती हैं। और दूसरी बात ये है ना कि उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब यंत्र लगाए जाते हैं जो उस चीज को पूरा तोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें जो जलीय पौधा है अंदर में उसको तोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो मर जा रहे हैं, ठीक है, मर जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर वो मर जाएंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा है ना, जो जलीय तंत्र है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा, है ना, क्योंकि वो चीज रहेगा तो वो चीज बहुत सारी ना समस्या को दूर करने का काम करता है। क्योंकि समुद्र में इतने सारे मल कचरे सब जाते हैं उनका क्यों उन सब चीजों को एजो हाँ एजो सॉरी देखिए मेरा बार बार ना मुंह फंस जा रहा है, एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहां पे मतलब देखो जैसे कि वहां पे बहुत सारी गैसेस जाएंगी, ठीक है, गैसेस जाएंगी तो उनको क्या होगा ना वो उसको
मतलब क्या बोलते हैं, प्योर करने का काम करेगा वाटर को, है ना। और जो भी कचरे होते हैं उनको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। और अगर यही सब चीजें समाप्त हो जाएंगी तो फिर तो वहां का जलीय तंत्र, जितनी मछलियां वो बाधित होगी, और जो मछलियां बाधित होगी, जो उसके ऊपर जो जानवर उसके लिए मतलब डिपेंड है, ठीक है, जैसे मगरमच्छ, ये सब बड़ा बड़ा मछली सबको खाएगा। अगर वो मर जाएंगे तो फिर उनको कौन खाएगा? तो ऐसे हो जाएगा ना कि हमारा इकोसिस्टम फिर बाधित हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि बताया जा रहा है कि हाँ। क्योंकि ना बहुत लोग ना जो जीवित प्रवाल होते हैं इनको देखने के लिए जाते हैं ना, प्रवाल भित्ति देखने के लिए। हम्म। तो वो लोग क्या हम्म। करते हैं ना, उस पर पत्थर खींच के मारते हैं, पत्थर वगैरह भी मारते हैं ना। वो बता रहे थे सर कि उससे ना हम्म। उनको बहुत नुकसान होता है, तो वो ना बहुत सारे ऐसे ही मतलब वेस्ट हो जाते हैं। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, उसके बाद देख सकते हैं कि मतलब उनकी भी मतलब जनसंख्या में कमी आ रही है। अब हम गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में भी परवाल विरंजन की घटना शुरू हो गई, लेकिन ये अभी केवल एक प्रजाति, मतलब गोनियोपोरा तक ही सीमित है। मतलब गोनियोपोरा मतलब परवाल की प्रजाति, उसमें सिर्फ ये गोनियोपोरा को ही इफेक्ट कर पाया है ना। और जैसे हम लक्षद्वीप में देखें, उसमें पोलिटस की बात की, ल्यूटिया की बात की, पावोना वेरियन भी, ये सब चीज की घटना देखी जा रही है। और जैसे लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप पे देखें, ठीक है। तो मतलब ये सब जो चीजें है ना भारत में, जैसे परवाल की बात, यहाँ देखो कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, अरब सागर में पाया जाता है, लक्षद्वीप समूह में पाया जा रहा है, मन्नार की खाड़ी, है ना, यहाँ दिखा रहा है बंगाल की खाड़ी, इन सब चीज में जो है ना ये परवाल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद परवाल एवं परवाल विरंजन के बारे में, ये होता क्या है, ठीक है। जो कोरल कोरल या मूंगा से या परवाल जिसे कहा जाता है, अकेशोरूपी जीव है। मतलब इसमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जो निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित है। जो क्या होता है, इनका जो जीव समूह का नाम है वो निडारिया है, उससे ही संबंधित होता है परवाल। और आमतौर पर इन्हें हार्ड कोरल या सॉफ्ट कोरल, दो प्रकार के कोरल होते हैं, एक हार्ड कोरल एक सॉफ्ट, ठीक है, के रूप में वर्गीकृत किया। हार्ड कोरल जो होते हैं वो भित्ति रीफ निर्माणकारी परवाल होते हैं, और इनके इनके चट्टान जैसे अस्थि पंजर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है। इनके जो अस्थि पंजर होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और परवाल भित्तियां हार्ड कोरल कोरल में पॉलिप्स पॉलिप्स से बनती है, ठीक है। ये जूजेंथले नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध मतलब बनाने का काम करता है, ठीक है। जो जूंथले नामक जो सूक्ष्म शैवाल होता है, शैवाल के साथ ये सहजीवी संबंध बनाता है, और ये शैवाल उन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करने का काम करता है। ये शैवाल जो होते हैं ना, जो परवाल होते हैं, उनके रंग को चेंज करने का काम करता है, ठीक है। उसमें परवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियों की बात करें तो जैसे गर्म 23 से 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें मतलब हो रहा है, मतलब अनुकूल स्थितियां क्या क्या, जैसे इसके लिए गर्मी होना चाहिए 23 से 29 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें लवणता होनी चाहिए 32 से 42 पीपीटी, साफ साफ और उथला समुद्री जल होना चाहिए। पानी जो होता है साफ होना चाहिए। देखो आप बहुत सारे हम लोग नहीं देखते हैं, दिखाया जाता है उसमें ये चित्रता। उसके बाद बात कर सकते हैं तथा स्थिर। वो जब नरेंद्र मोदी जी जो गए थे द्वारिका देखने ना, वो द्वारिका समुद्र के अंदर, देखो हम्म। कितने सारे बादल दिखाई दे रहे थे। संजना हम्म। देखा था? हाँ मैंने देखा है, मैंने लक्षद्वीप में भी देखा हुआ है, जब गए थे ना अच्छा। पीएम मोदी तब का भी मैंने देखा हाँ है। हाँ उसके बाद हाँ। बहुत सारी वीडियोस नहीं वायरल हुई थी, लोग जा रहे थे वहां पे, तब मैं देखी। आगे बताओ। हाँ। हाँ, परवाल भित्तियों का महत्व क्या है, ठीक है। इनमें लगभग 25% समुद्री जीवन का पोषण करने वाली उच्च जैव विविधता और उत्पादकता होती है। जो भी समुद्री जीवन, जो समुद्र में जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका 25% जो होता है ना, उनको ये पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। और इस वजह से इन्हें अक्सर समुद्री वर्षावन, हाँ, समुद्री वर्षावन कहा जाता है। जैसे हम लोग वर्षा पे जिस प्रकार से डिपेंड रहता है, ठीक है, उसी प्रकार ये क्या होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं वो मतलब बहुत हद तक क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, परवाल भित्तियों पर निर्भर करते हैं। अब बात कर सकते हैं ये तूफान के प्रवाह, ये गति को कम करते हैं। जैसे तूफान आता है ना, तो उनको ये कम करना है। किस मामले में करेंगे, क्योंकि जो तूफान आएगा, ठीक है, तो वो चीज को ना वो इतने मतलब अंदर में पूरा ना उनका जो बड़ा बड़ा सा रहता है, वो मतलब पौधा है सब रहता है, और वो मतलब देखोगे पूरा एकदम गुथा गुथा रहेगा, जो उस चीज को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो उसको गति को कम करता है। अगर वहां से वो टकराएगा तो उसकी गति फिर कम हो जाएगी ना। और ये इनसे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये सब चीजें देखने के लिए आदमी जाएगा, ठीक है, तो उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसे होता है, ठीक है।
जब ये परवाल, ठीक है, जो परवाल भित्तियां होती है, तापमान, प्रकाश या पोषक तत्व जैसी स्थितियों में परिवर्तन से दबावग्रस्त होते हैं। मतलब जो प्रकाश हो गया, तापमान या पोषक तत्व जैसी स्थितियों में, इन स्थितियों में अगर परिवर्तन होता है तो उससे ये दबावग्रस्त महसूस करते हैं खुद को। और तथा वे अपने सहजीवी शैवाल के साथ स्वयं से अलग कर देते हैं। मतलब जो अपने सहजीवी जो शैवाल होते हैं, जिनकी वजह से इनका रंग चेंज होता है, उनको ये स्वयं से अलग कर देते हैं। इससे ये पूरी तरीके से सफेद हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो कलर चेंज होता है ना, जो इतने आकर्षित लगते हैं, वो किसकी वजह से? शैवाल की वजह से। सहजीवी इनके जो शैवाल होते हैं, जब उनको वो अलग कर देते हैं तो वो सफेद दिखने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। मतलब जो उनका जो स्वरूप था, मतलब जो उनको मिला था शैवाल के थ्रू, उनको कलर ये सब मिला था, फिर उस चीज को वो अलग कर देते हैं, तो उसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं वर्तमान में 23-24 में चौथी वैश्विक सामूहिक परवाल विरंजन घटना दर्ज की गई है। मतलब चौथी बार ये देखा है कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक है। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर के तापमान में वृद्धि, ठीक है, उसके बाद समुद्र में अपशिष्ट जल का मिलना, प्रदूषण, अत्यधिक निम्न ज्वार, है ना, उसके बाद महासागर का अम्लीकरण। महासागर अम्लीकरण कब होता है? जब बहुत सारे इधर उधर के जो मतलब कचरा होता है ना, जब चीजें पानी, देखो विषैले पानी जो फैक्ट्री ये सब से निकालते हैं बाहर ही जाते हैं, तो पानी अम्लीकरण हो जाता है। उसके बाद जैविक आक्रमण, मतलब दूसरे प्रजाति के जीव जो उनके लिए मतलब घातक है, उनका आक्रमण करता है। उसके बाद एपिजोटिक्स, मतलब कोरल में रोगजनक जनित विरंजन, मतलब उनके संबंधित मतलब क्या बोलते हैं, बीमारियां, है ना, उत्पन्न हो जाता है, तब इनके लिए जिम्मेदार कारक है। अब भारत में कौन कौन से जो पहले शुरू की गई है मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए, एक कानूनी जिसे बात कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, ठीक है। उसके बाद 1991 जैसे कानून में कोरल रीफ का समग्र संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद जो परवाल होता है प्रजातियों को भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। उसके बाद कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट, इससे मतलब जो मीठापुर, कच्छ की खाड़ी और गुजरात का मरीन नेशनल पार्क, यह परियोजना 2018 वर्ल्ड वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात का वन विभाग ने शुरू की थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कच्छ की खाड़ी में परवाल भित्तियों की सफलतापूर्वक पुनः मतलब बहाल किया था। मतलब जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है ना, वो गुजरात का जो वन विभाग है उसके साथ मिलकर क्या किया था, जो कच्छ की खाड़ी में जितने भी कोरल द्वीप थे ना, उनके लिए क्या किया था, मतलब सफलतापूर्वक उनका पुनः ये कर दिया, बहाली कर दी कि फिर से उनको लाया गया, मतलब फिर से उनकी स्थिति वैसी बनाई गई। लगभग 10,000 वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी परवाल प्रजाति की एक शाखा जो है स्टेग हॉर्न कोरल को कच्छ की खाड़ी में पुनः बहाल, मतलब उसको फिर से लाके उसमें डाला गया, और जिसकी वजह से फिर वो धीरे धीरे फैलने लगे। इसमें बायोरोग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद वैश्विक पहले कौन कौन सी की गई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल किया गया, ठीक है। उसे 1994 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के पहले सम्मेलन में स्थापित किया गया था। भारत ICRI का सदस्य है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल का सदस्य भारत है, ये चीज पता होना चाहिए। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटिव परियोजना, इसके तहत पूरे यूरोप के एक्वेरियम में कोरल बैंक मतलब बनाया गया, और G20 द्वारा कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सलेटर प्लेटफॉर्म भी मतलब क्या तैयार किया गया। अब इससे संबंधित सुर्खियां कौन कौन सी है, जैसे आर्टिफिशियल रिफ्स है क्या, जैसे तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर 300 आर्टिफिशियल रिफ्स यानी कृत्रिम भित्तियां बनाई गई। मतलब जो आर्टिफिशियल रिफ्स इसी को बोला जाता है कि जैसे आर्टिफिशियल तरीके से मतलब हम कोरल बना रहे हैं ना, तो 300 से अधिक कोरल बनाए गए तमिलनाडु के रामेश्वरम। क्या भैया? आर्टिफिशियल मतलब मानव जनित जो चीजें बनाई जाती है ना, वो हाँ, कृत्रिम रूप से, हाँ वो आर्टिफिशियल होती है, जो मानव बना रहे हैं वो कोरल, उसी को। उसके बाद आर्टिफिशियल रिफ्स के बारे में क्या है, ये वास्तव में प्राकृतिक पर्यावास को फिर से स्थापित करने या पुराने पर्यावासों को मजबूत करने की तकनीक का उपयोग है। मतलब जो चीज पहले था उसी को फिर से पुनः स्थापित कर, इन्हें एक निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र नितल पर स्थापित किया जाता है, जहाँ ये आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, मतलब खुद पे निर्भर, है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल कृत्रिम रिफ्स दरअसल प्राकृतिक रिफ्स के तरह ही काम करती है। ऐसे पूछा जा सकता है क्या कि आर्टिफिशियल रिफ्स मतलब बनाया गया है कृत्रिम रूप से, है ना, मतलब वही चीज हो गया। आर्टिफिशियल रिफ की बात पूछ सकते हैं कि भारत में मतलब ये वैश्विक रूप से ये मतलब इसीलिए कुछ काम किया गया है कि नहीं किया गया, तो मतलब आर्टिफिशियल रिफ्स बनाए गए हैं, और ये मतलब जो प्राकृतिक जो रिफ्स होते हैं, जो रियल के जो कोरल होते हैं, उसी तरह से ये भी काम करते हैं।
प्रयुक्त सामग्री, इसमें कौन कौन सी सामग्री, जैसे चट्टाने, सिंडर ब्लॉक्स, लकड़ी, पुराने टायर, चूना पत्थर, स्टील, कंक्रीट आदि का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। उसके बाद राज्य मात्स्यिकी विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्टिफिशियल रीफ्स का निर्माण कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य तटीय मात्स्यिकी गतिविधि को पुनर्जीवित करना है। फिर से जो भी तट में जो भी कोरल को लेके मतलब ब्लीचिंग हुई ना, कोरल ब्लीचिंग, उसको फिर से पुनः स्थापित करेंगे, पहले जैसा कंडीशन बनाएंगे। अब हमको बात करना रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। ये क्या है और मतलब अभी ये क्यों न्यूज में आता है, जब रामसर साइट्स मतलब बढ़ाए जाते हैं तब इसके बारे में मतलब अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। रुकिए मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। तो जैसे रामसर साइट होते क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो रामसर साइट, ठीक है, इसका मतलब पहले बार इसका अगर हम बात करें ना, इसके बारे में पहले बार मतलब बात कहाँ किया गया था, है ना। तो इसके बारे में मतलब एक मिनट के मैं याद था, ईरान में ये कहीं किया गया था ना, रामसर जो कहीं का जगह का नाम है। 1 मिनट। ईरान में ही ना। तो वहीं से ये रामसर ये कल हम कन्वेंशन लोग वाला पढ़े कल तो थे। हम हाँ कल तो वही पढ़े थे, वही तो मेरे दिमाग में आ रहा है। वहीं से इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद भारत में अभी जैसे मतलब पढ़ना है कि रामसर साइट जो होता है ना, ये किसके लिए काम करता है। जो रामसर साइट होता है ना, वो वेटलैंड के लिए काम करता है। जो आर्द्र भूमि होते हैं ना, उनके लिए ये काम करने का काम करता है वेटलैंड। हाँ, तो इसमें हम अभी बात कर सकते हैं ना कि जैसे पहले 75 थे सर, जब 2022 में हम लोग को बता रहे थे इन्वायरमेंट वाले में, अभी कुल 85 रामसर साइट हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे आर्द्र भूमि होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, जैसे 4 इसमें भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। जैसे एक हो जाएगा नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें, ये बिहार का है, मतलब ये 2 हो गया, हाँ 2 हो गया, और इधर से 3 5 गो, है ना। तो दोनों पक्षी अभ्यारण्य मानव निर्मित जलाशय, मतलब जो नागी बांध है ना और जो नकटी बांध, ये याद रख लीजिएगा, 5 गो जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है मतलब कितने अभी हाल में है, तो 85 है और इसमें 5 अभी शामिल किया गया है। तो जैसे दोनों पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, नागी और नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य है ना, मानव निर्मित जलाशय, जैसे नागी बांध और नकटी बांध, ये दोनों मानव निर्मित है और ये दोनों पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, तो इसका थोड़ा सा ये याद रख लेना। उसके बाद हालांकि नागी अभ्यारण्य गंगा के मैदान में स्थित है, परंतु इसका भूदृश्य दक्कन के पठार के समान है, जो देखने में लगता है दक्कन के पठार जैसा। उसके बाद इन्हें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में इसे मान्यता दे दी है, ठीक है। अब एक हम बात कर लेते हैं नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद नंजरायन झील एक बड़ी उथली आर्द्र भूमि है ना, बड़ी उथली मतलब ये ऊंचे में है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो राजा नंज रायन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसके जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य करवाया था। मतलब ये जो पहले से ये बना था, परंतु उन्होंने क्या किया था, इसका मरम्मत करवाया था, इसको फिर से अच्छा बनाने का प्रयास किया था, उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया था, ठीक है। और इसमें बात कर सकते हैं, इसमें जल की आपूर्ति मुख्य रूप से वर्षा द्वारा नल्ला नदी में पहुंचने वाले जल से होती है। जो वर्षा के द्वारा नल्ला नदी में पानी पहुंचता है, उसी के द्वारा इसमें क्या होता है ना, जल पहुंचता है, ठीक है। एक हो जाएगा कज्जू वैली पक्षी अभ्यारण्य, जो तमिलनाडु में है, और ये पांडिचेरी के उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की उथली झील है। और ये झील उपकली क्रीक है ना, उपकली क्रीक और एंडियो टिठू ऐश्वरी द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई, ये प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। अब बात कर लेते हैं तवा जलाशय मध्य प्रदेश, ये क्या है, यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पर अवस्थित है। यह तवा और देनवा नदियों के संगम पर निर्मित एक जलाशय है और इस जलाशय में जल की आपूर्ति के अन्य मुख्य स्रोत जैसे मालनी हो गया, सोनभद्र हो गया और नागद्वारी, ये जो नदियां हैं इसमें मतलब ये जल की आपूर्ति का काम करती है। अब वेटलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, वेटलैंड होते क्या है ना।
तो ये जल के समृद्ध भू क्षेत्र होते हैं, इनमें जल अच्छी खासी मात्रा में होती है। कल हम लोग वेटलैंड के बारे में पढ़ रहे थे ना, कम से कम उसका जो एक भाग है वो तो जल से घिरा होना ही चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम तो उसको हम वेटलैंड की मान्यता। तो जो दलदल जो भूमि होता है ना, जहाँ पानी रहता है, या तो अधिक पानी भी रह सकता है या दलदल जमीन रहेगा, पर वो मतलब सूखा नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे एरिया को हम वेटलैंड का दर्जा देते हैं। उसमें नदियां, तालाब, झील सभी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, है ना। जैसे हम तालाब उलाब की बात करते हैं, ये जो सब चीजें जलाशय बड़े बड़े होते हैं वो भी वेटलैंड में आ जाएंगे। तो हम बात कर सकते हैं, जैसे रामसर साइट में शामिल होने के लिए किसी आर्द्र भूमि को निर्धारित 9 मानदंडों के कम से कम एक को तो पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इन मानदंडों में नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना है। मतलब 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षी जो होते हैं ना, वो अपना आश्रय प्रदान करेंगे, उनको मिलेगा। तो क्या उसको हम रामसर साइट में रखें, आर्द्र भूमि में रखेंगे। महत्व की बात करें तो जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है। हॉटस्पॉट के बारे में हम पढ़े थे ना उस दिन। उसके बाद जो जीव विविधता हॉटस्पॉट क्या, वैसे क्षेत्र मतलब जहाँ अच्छी खासी मात्रा में मतलब जीव जंतु रहते हैं ना, जहाँ पे मतलब उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाए, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के केवल 6% हिस्से पर ही आर्द्र भूमियों का विस्तार है, ये पूछा जा रहा है। इसके बावजूद ये विश्व की लगभग 40% जैव विविधता को जीवन प्रदान करने का काम करती है। मतलब इसका जो प्रतिशत है वो 6% ही है ना, इसका जो विस्तार है। पर ये विश्व की जो लगभग 40% जो जैव विविधता है ना, उसको जीवन प्रदान करती है। जैसे मतलब एक होता है ना, हमारा कितना है, हम 2.4% में रहते हैं, पर हम वो चीज का मतलब ये करते हैं ना। तो उसी टाइप से ये मतलब बात कर रहा है कि 6% पर इसका हिस्सा है और 40% जैव विविधता को जीवन प्रदान करती है। ये पृथ्वी की किडनी की तरह होते हैं क्योंकि जलीय पदार्थ भारी धातुओं और अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद अन्य कार्य जैसे पोषक तत्वों का चक्रण, कार्बन प्राचार मतलब जो कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन मतलब मतलब कार्बन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको मतलब क्या बोलते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब। उसके बाद रामसर कन्वेंशन के बारे में, ये क्या है, ये एक अंतर सरकारी संधि है और इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों का संरक्षण और उनका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। यह 1975 में लागू हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें कितना अच्छा बताया गया है। आगे हम जो वेटलैंड के बारे में ही पढ़ेंगे ना, जो सुर्खियों में रही थी। अब इसमें जैसे भारत, क्या हो गया भैया? हाँ कह रहा हूँ, ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है। भारत 1982 ईस्वी में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना, मतलब इसका मेंबर बना। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची या रामसर सूची में ऐसी आर्द्र भूमियां शामिल है जो समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रखती हैं, ठीक है। उसके बाद रामसर सूची के बारे में, रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मापदंडों में कम से कम एक जो मापदंड होता है ना, उसको मतलब पूरा करना पड़ेगा। इस कन्वेंशन के साथ अनुबंध करने वाले पक्षकारों में आशा की जाती है कि वे अपनी रामसर साइट्स का इस तरह प्रबंधन करेंगे कि वो अपना पारिस्थितिक गुण बनाए रख सके, ठीक है। उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में हम लोग मतलब आज बात करेंगे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। तो इसमें में ऐसी रामसर साइट शामिल है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानव जनित अन्य गतिविधियों के कारण इन्हें पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की आशंका है, तो उसे हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में करेंगे। जैसे आज एनवायरमेंट इकोलॉजी क्लास है ना सर, यही वाला बताए हैं उसमें। उसके बाद भारत की लोकटक झील है ना और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। भारत के केवल 2 ही लोकटक झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। तो ये चीज हम लोग को देखना है ना रामसर साइट्स के बारे में। देखे हैं हम लोग। उसके बाद जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें, देखिए मैं बता रही, 1 मिनट गाइस। सिस्टर बता देंगी आप थोड़ा नहीं सा मैं बता रही हूँ। ओके, हाँ वो तो बताएंगे, क्योंकि मैं कुछ और बताने चाह रही थी। जैसे जो सबसे छोटा जो वेटलैंड है ना, उसकी अगर हम बात करें जो रामसर साइट में है, वो रेणुका आर्द्र भूमि है जो हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में है ना, सबसे बड़ा जैसे एक होता है एरिया वाइज सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में, पर सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में, ठीक। ये चीज हम लोग को याद रखना है। उसके बाद सबसे छोटा जो क्षेत्रफल के मामले में ना, वो गोवा में, ठीक है। वो चीज मतलब कम एरिया को ये कवर कर रहा है, मतलब उसमें कम है रामसर साइट। और सबसे छोटा वो रेणुका आर्द्र भूमि, मतलब छोटे एरिया को कवर कर रहा है, पर उसमें और भी वेटलैंड है।
इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, फिर उसके बाद उत्तर हाँ, प्रदेश है, उसके बाद सबसे कम कहाँ है? सबसे कम ना भैया जो मतलब ये है गोवा में है सबसे कम, और सबसे गोवा। कम गोवा में है, पर सबसे छोटा जो है वो रेणुका आर्द्र भूमि है, जो हिमाचल प्रदेश में है ना। कौन सा भूमि है? रेणुका आर्द्र भूमि, रेणुका वेटलैंड। का आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, ठीक। हाँ, और सबसे बड़ा जो है ना पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, वो बहुत ज्यादा वहां पे मैंग्रोव वन ये सब आप देखोगे ना, वो बहुत ज्यादा मतलब विख्यात है उस चीज के लिए। हाँ, तो बताइए, आप अगर बताना चाह रहे हैं बताइए आगे सिस्टर। कृष्णा भैया आप बता रहे हो क्या कि मैं बताऊं? नहीं, संजना सिस्टर बता रही हैं। अच्छा, तो मतलब सुर्खियों में रही अन्य जो है ना वेटलैंड की बात करते हैं ना, तो कौन कौन सी रही है ना। तो पहला इसमें जो है ना लद्दाख का क्षेत्र का बताया गया ना, पैगोंग जो झील है उसके बारे में ना। तो ये जो है ना एक एंडोफिक जो है ना भू आपद्य झील है। ये विश्व में जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थिर खारे पानी की जो है ना झील है। इस झील का जो है 1/3 हिस्सा जो है भारत में है। तो मतलब कि कुछ हिस्सा जो है ना मतलब कि अन्य देश से जुड़ा हुआ है, और कुछ जो है ना 1/3 हिस्सा जो है भारत जो इस भूमि में आता है। और सबसे ऊंचा मतलब कि ऊंचाई पे जो है ना झील पाई जाती है, खारे पानी की झील है। इस झील पे जो है ना जल का रंग जो है ना अलग अलग समय पर अलग अलग दिखता है। ये सिंधु नदी बेसिन का जो है ना हिस्सा नहीं है। तो कोई पूछ ले जैसे ऑप्शन में आ जाए कि ये क्या नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, तो उसमें हमको करना होगा कि नहीं ये उसका क्षेत्र नहीं है, ठीक है। और समय समय पे जो है ना ये रंग बदल लेता है, हो सकता है सूर्य के प्रकाश की वजह से, काफी ऊंचाई पे है तो उसका रिफ्लेक्शन से की वजह से शायद हो सकता है कि ये रंग बदलता है, मतलब कि थोड़ा अलग दिखता हो। उसके बाद जो बताया गया है, एक जो है कांवर झील या जो है कवर ताल करके बताया गया है। कांवर झील जो है मीठे पानी की एक जो है ना प्राकृतिक जो है ना आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है, मतलब वेटलैंड है। इस झील को जो है ना गंडक, बाया और करह नदियों से जो है ना पानी मिलता है। यह बिहार का जो है ना पहला रामसर स्थल है। यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है ना ठहराव वाला जो है ना स्थल है। तो ये भी काफी जो है ना इम्पोर्टेंट लग रहा है ना। उसके बाद बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल वाला सुंदरबन मैग्रोव वाला जो क्षेत्र है, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये विश्व का जो है ना सबसे बड़ा जो है ना मैग्रोव जो है पारिस्थितिकी जो है ना तंत्र है। इसका नाम जो है ना हैरी टियरहा फॉर्म्स प्रजाति के वृक्ष के नाम पर रखा गया है, जिसे बंगाली भाषा में जो है ना सुंदरी वृक्ष के नाम से जो है ना जाना जाता है। ये जो है ना पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है। यहाँ बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के जो है ना डेल्टा पर जो है ना स्थित है। तो ये सबसे सुंदर है, ठीक है। इसमें बहुत तरह तरह की जो है ना प्रजातियां वगैरह जो है ना मिलती है, और काफी बड़ा क्षेत्र है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है ना, हमेशा पूछता भी है इसको लेकर के। उसके बाद जो है ना पुलकिट जो है ना पुलकट झील है, पुलिकट है ना। ये जो है आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु की सीमा पर जो है ना अवस्थित है। चिल्का झील ओडिशा के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल वाली जो है लेगून झील है। ये जो है ना श्री हरिकोटा द्वीप पर झील को जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये झील मुख्य रूप से कलंगी और अरनी नदी से जल प्राप्त करती है। इस नदी में बहुत बड़ी संख्या में जो है ना फ्लेमिंगो जो है ना पक्षी वगैरह जो है ना वहाँ पे आते हैं। फ्लेमिंगो आपने पक्षी देखा होगा, थोड़ा ना वैसे अच्छा दिखता है, मतलब थोड़ा जैसे बत्तख टाइप का नहीं होता है वैसे ही रहता है। तो ये पक्षी होता है। तो ये जो है ना उड़ीसा की जो झील है चिल्का झील, जो खारे पानी की है, उसके बाद जो है ना सबसे बड़ी झील यही होती है। और ये भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है ना। ये चारों जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है। उसके बाद से ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो अन्य संबंधित जो सुर्खियां हैं उसमें क्या क्या बताया गया ना। तो इसमें एक है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन जो है ना स्प्रिंग इनिशिएटिव। अब ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो है ना समर्थित जो है ना नेटवर्क है प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के जो है ना एक नई पहल जो है ना स्प्रिंग की शुरुआत की गई है। इस पहल का लक्ष्य है 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना या प्राकृतिक स्थिति को जो है ना फिर से जो है ना बहाल करना। तो मतलब कि वही है, एक पूरे वर्ल्ड वाइड तरीके से इसको बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, कि जो है ना जितना हम प्रकृति को जो नुकसान करें, जो उसका दोहन करें ना, मतलब कि पूरा हम लोग पूरा विश्व लगा हुआ है मतलब प्रकृति को करने के लिए ना, दोहन करें उसका, संसाधन से लेकर के हर चीज, वन्य जीव से लेकर हर चीज। तो उसी को बोल रहे हैं कि जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं 2030 तक उसका लक्ष्य रखा गया है, तो उसको जो है हम कोशिश करें कि वो जो है ना हम कम कर सके, मतलब कि हम प्राकृतिक जो भी दोहन कर रहे हैं, ठीक है, संसाधन तो ले ही रहे हैं, ठीक है, उसको लेंगे लेकिन एक जो है ना उसका अच्छी तरीके से उसका यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब बिना ऐसे ही लेते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम ही को जो है फ्यूचर में जाकर के जो है ना प्रॉब्लम्स होगी।
तो स्प्रिंग इनिशिएटिव की बात करेंगे ना, तो ये जो है ना 200 निवेशकों के गठबंधन द्वारा जो है समर्थित है। ये निवेशक जो है संयुक्त राष्ट्र से 15 ट्रिलियन की जो है परिसंपत्ति का प्रबंधन करते हैं। तो जो है ना 200 निवेशकों से जो है ना मिलकर के ये जो है गठबंधन बनाया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई मतलब कि सरकारी हो, मतलब गैर सरकारी तौर पे भी हो सकता है, क्योंकि निवेशक बताया गया है इसमें, और काफी ज्यादा जो है ना संख्या में पैसा भी इसमें जो है ना लगाया गया है। उद्देश्य इसका यही है प्रकृति के नुकसान से जो है समाज को होने वाली हानि से निपटना, वह हानि और भूमि क्षरण को रोकने हेतु जो है कॉर्पोरेट जगत की पहलों को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक जो है पोर्टफोलियो वैल्यू बनाना। ठीक है, तो वही है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल जो है इसमें इसको टारगेट को पूरा करने के लिए केवल सरकार ध्यान देगी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे जो निवेशक है जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, जैसे हमारे देश के ही है ना, अंबानी से लेकर अडानी और टाटा ग्रुप वगैरह जो भी है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, तो क्योंकि वो भी सबसे ज्यादा प्रकृति का जो है ना दोहन करते हैं, कहीं ना कहीं वही करते हैं सबसे ज्यादा, तो उनको जो है ना पे बैक जैसे ना सिस्टम लाना होगा और प्रकृति को जो है ना बचाने के लिए काम करना होगा। और जो उनसे प्रभावित लोग हो रहे हैं, जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी मतलब कि उनको सुरक्षा प्रदान करने एक तरीके से। तो यही जो है ना एक इनिशिएटिव जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ना लिया गया। उसके बाद जो है ना उथले जलभृत प्रबंधन, शैलो एक्वायर मैनेजमेंट, है ना, ये होता क्या है। तो हाल ही में जो है ना तेलंगाना में जो है ना सैम पायलट मॉडल जो है ना लॉन्च किया गया है, वही जो है ना शैलो एक्वायर मैनेजमेंट, उसी को सैम बोल दिया इन्होंने। तो उथले जलभृत प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ये एक जो है ना साधारणीय शहरी जल प्रबंधन जो है तकनीक है। इसके अंतर्गत जल को बाहर निकालने के लिए उथले जल वाले बोरवेल्स की खुदाई की जाती है। इससे जो है ना वर्षा के दौरान नीचे की परतों में जल का जो है ना पुनः संचय हो जाता है, इससे जल स्तर में वृद्धि होती है। तो वही है जो हम जैसे जैसे देखो शहरीकरण होते जा रहा है ना, तो पानी क्या है कि पानी जो है जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ग्राउंड लेवल जो वाटर होता है ना वो कम होते जा रहा है। तो उसी को देख करके इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हम ना एक साधारणीय जो है ना शहरी जो है ना जल प्रबंधन का जो हम प्रयोग करते हैं, कि वो जो हम जो भी जल प्रबंधन का जो भी जल मैनेजमेंट का जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं वो कुछ समय बाद तक भी चले, ऐसा ना कि अभी बना रहे हैं और ऐसे ही जो है ना वो बेकार हो जाए। तो वही कह रहे हैं ना कि जल को बाहर निकालने के लिए जो है ना उतले जल वाले जो है ना बोरवेल्स की खुदाई की जा रही है। मतलब कि ज्यादा मतलब कि कहते हैं ना गहराई में जो है ना वो ज्यादा बोरवेल को जो है ना नहीं खुदाई करेंगे, थोड़ा सा मतलब ऊपरी ही सीमा तक उसको खुदाई करेंगे, और फिर जो वो वाटर होगा ना, तो मतलब जैसे वर्षा होगी तो वो उसमें सेव हो जाएगा। वो जब सेव होगा तो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है ना मतलब कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। उसी को देख हेलो। करके जो है ना ये लाया गया। हाँ। अरे ये इसका मतलब ये बोल रहा है ना कि मैं देखा था ना, वो सर पढ़ा रहे थे जब, तो वो ना जैसे कि लोग बोरिंग करवाते हैं ना समरसेबल का, हम्म। उसी टाइप में ना बोरवेल का जैसे बोरिंग कर देते ना नीचे तक, तो उसमें जैसे नल उसमें नहीं लगाते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं उसमें लगा के। तो जब बारिश होता है ना, पानी ज्यादा होता है, तो पानी ना सब उसी के अंदर चला जाता है, तो वो ना भूमिगत जल के अंदर चला जाता है, तो वो नीचे सोख लेता है वो जमीन हाँ के वही अंदर। तो मैं बता रही हूँ ना कि ज्यादा खुदाई नहीं करके उसको जो है ना थोड़ा सा ऊपरी सीमा तक रखते हैं। और जैसे बोरवेल होती है ना तो क्या से मतलब बहुत कम चौड़ी होती है, उसको ज्यादा मतलब चौड़ा करके बनाया जाता है, उसका जो क्षेत्रफल ये होता है, ये ताकि पानी हैंडपंप सेव जैसा हो होता जाए। है ना, हैंडपंप हम्म। हैंडपंप के साइज का होता है, ज्यादा नहीं होता। हैंडपंप के साइज का होता है, उसके नीचे सारा ग्राउंड पानी जो है चला जाता है। हम्म। ऐसे ना मेरे यहाँ से ये जो बना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ना, उसके किनारे किनारे में भी वो बनाए हैं। तो पानी क्योंकि जैसे नदी में जाने के लिए ना, तो अभी हर जगह की भूमि समतल तो है नहीं। अब इतना अगर वो ढलान बनाने लगेंगे तो पानी नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से ना वो वहाँ पे ना बोरिंग कर दी है कुछ दूर, जैसे 40 फीट 50 फीट जो है नीचे तक का ना वो बोरिंग कर दी है। कर अब दिए वहां पे हाँ। ना, हाँ, तब वो पानी जो है ना आता है, तो उसी में पानी चला जाता है, सारा पानी जो गांव का होता है बारिश में ज्यादा हो जाता है, उसी में चला जाता है। नहीं ये अभी कई कई जगह ना ये सिस्टम चला है, और ये बोरवेल वाला ना चल करके एक और तरीके का किया जा रहा है ना, मतलब कि एक जगह जो है ना ढलान कर दिया जाता है रोड को, और वहीं पे जो है ना वो सीधे जो है ना ग्राउंड में ऐसा पानी चला जाए, ऐसा सिस्टम मेरे इधर भी हो रहा है, मतलब एक आध जगह मैंने देखा है ना। इसके बाद बोल रहा है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के जो है ना कार्यकलाप जो और शहरी परिवर्तन के लिए जो है ना अटल मिशन मिशन जो है योजना का जो है एक हिस्सा है। इसके बाद बोल रहा है राष्ट्रीय जल भ्रत मानचित्रण और प्रबंधन जो है कार्यक्रम जो है ना,
का उद्देश्य जल स्रोतों को जो है चिन्हित करना और भूजल प्रबंधन के लिए जो है योजनाएं विकसित करना है। यही सब है कि मतलब कि जो भी प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको लेकर के हमें ज्यादा से ज्यादा जो है उसको यूज करना है, क्योंकि वर्षा का जल आ रहा है तो उसको कैसे तो हम यूज कर ही ले रहे हैं, तो वही उसी को लेकर के जो है ना ये इनिशिएटिव किया गया। उसके बाद बोल रहा है फिश मीट पहल, ये क्या होता है ना, तो फिश मीट के अनुसार जो है ना उत्पादन योग्य मत्स्य बायोमास के वैश्विक अनुमानों में जो है ना 10% से अधिक की जो है ना गिरावट जो है दर्ज की गई है। अब ये होता क्या है, मतलब ये पहल क्या है, इसको देख लेते हैं ना। तो इसकी जो शुरुआत है फिश मीट जो है ना से आज से है फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट है। इसका जो है ना 2013 में जो इसकी शुरुआत की गई है। वैश्विक नेटवर्क की बात करेंगे ना, ये दुनिया भर के जो है 100 से अधिक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र मॉडलर और जो है शोधकर्ताओं का एक जो है ना अंतर्राष्ट्रीय जो है ना नेटवर्क इसको जो है ना बनाया गया है। वही जो मतलब कि मत्स्य है ना, जो मछलियां वगैरह हैं, जो उनका इकोसिस्टम देख रहे हैं ना जैसे खराब होते जा रहा है, तो जो इकोसिस्टम है उनका पूरा बायोमास जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि उसकी स्थिति खराब हो गई है। तो उसी की जो है ना गिरावट दर्ज की गई है। उसी के बाद से इसको सुधारने के लिए ना कुछ सारे जो है ना प्रोजेक्ट्स लेकर के आए, उनमें से यही वाला जो है ना एक प्रोजेक्ट है। और इसमें जो है ना बहुत सारे जो है ना रिसर्चर्स हैं, वो बैठे हैं 100 से अधिक मतलब उनकी संख्या में है, और उसको जो है उसके जो ज्ञाता है उस विषय के बारे में, वो आपस में बैठ करके जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो है ना नेटवर्क बनाया गया है, जो पूरे दुनिया को जो है एक तरीके से कनेक्ट करेगा। और मान लो कोई मतलब कि कोई जो है जापान का कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई चाइना का व्यक्ति, अगर उसको कुछ इस विषय के बारे में पता है तो वो क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करके जो है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जो है ना बताएंगे कि हाँ इसको हम ऐसे सुधार सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है संबंध है। यह जो है पहला अत्याधुनिक संख्यात्मक मॉडल्स के जो है ना एक सेट के जरिए समुद्री पारितंत्र और मात्स्यिकी पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ जो है ना काम कर रही है। तो बहुत सारे देश जो है ना मतलब कि इस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि जो होता है ना मतलब कि सी फूड होता है, उसमें बहुत सारे देश जो है ना ज्यादा डिपेंडेंट है। हम लोग कम है, लेकिन जो विदेश में है सबका बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो जो भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रॉब्लम है उसको देखेंगे टैकल करेंगे। उसके बाद बोल रहा है फिश में जो है ना 2.0 इसके जो है ना मॉडलिंग प्रतिरूपण जो है ना अनुमानों की जो है विश्व संहिता बढ़ाने के लिए जो है ना इसी वर्ष जो है 2024 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। यही इसमें सब कुछ बताया गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बता दो। हाँ हाँ क्या समझू मैं, आ रहा है ना समझ समझ? समझ में आ रहा आ है रहा है। सिस्टर, मेरे को आ रहा है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्लैंकटन क्रैश, है ना, ये क्या होता है, पहली बार सुन रही हूँ इस तरह का नाम। तो ये देख लेते हैं ये क्या होता है ना। नॉक्टिलुका सिप्लन, है ना, जो है ना फाइटोप्लैंक्टन का जो है ना एक प्रकार है। जब बड़ी संख्या में मृत हो जाते हैं तब उसका रंग लाल हो जाता है। इस स्थिति में जो है ना उनकी कोशिकाओं से रंगीन जनक जो है पिगमेंट बाहर निकलते हैं। तो कोई एक प्रकार का जो है ना कह लो कि कोई प्लांट है या कोई जीव है मुझे लगता है। तो जब वो मृत हो जाता है तो उससे जो है लाल रंग जो है ना रिलीज होता है। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, देखना पड़ेगा गूगल करके कि किस तरीके का होता है। तो जब वो मर जाते हैं ना तो उसमें से बहुत सारे जो है ना रंग मतलब कि रेड कलर का मेनली जो है ना रंग निकलता है पिगमेंटेशन की वजह से। ये जो है ना रंजक फिर चट्टानों और समुद्री नितल से चिपक जाते हैं। इससे इन सतहों पर जो है बायोफिल्म जैसी परत बन जाती है और रेड टाइड का कारण बन जाती है। तो मतलब कि ये समुद्र में ही पाए जाने वाला जो है ना एक जीव है। अगर वो मर जाता है तो क्या कहता है, वो जो चट्टानें होती हैं उसी पे जो है ना चिपक जाता है, या फिर जो है ना समुद्र का जो नितल होता है उस पर चिपक जाता है। जो ये है ना एक जैसे परत सी बन जाती है, उसी के कारण से जो है ना रेड टाइड का जो है ना ये कारण बन जाती है। उत्पादन चक्र के आरंभिक चरण में जो है ना पोषक तत्वों की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण जो है ना ये पवलक मरने लगते हैं। तो मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि जैसे जो समुद्र है या पानी है वहां पर अगर उसकी संख्या कम है ना पोषक तत्वों की, जैसे कि अभी देख रहे हैं सब विषैला पदार्थ उसी में जा रहा है ना, अपशिष्ट वगैरह सब उसी में जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जल का जो एक पोषक तत्व है वो गिरते जा रहा है। और जो वहां पर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की भी जो है ना कमी आ रही है, उसी की वजह से जो है ना ये ऑटोमेटिक जो है ना मतलब कि वहीं पे मर रहे हैं। जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन के कारण जो है ना कारण बाद के चरणों में भी जो है ना पवलक मर जाते हैं।
तो जैसे जैसे पोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे मतलब कि नदियों में और जो है ना समुद्र में जो है ना विषैले पदार्थ मिलते जा रहे हैं ना, उसी की वजह से जो है ना इनकी अचानक से जो है मृत्यु हो जा रही है, और वही सब जो है ना नितल में चिपक जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना रेड टाइड वगैरह जो है ना आने के जो है ना ज्यादा चांसेस बन जा रहे हैं। तो वही इसमें बताया गया है। और उसके बाद बोल रहा है गैप लिमिटेशन। ये क्या होता है ना, तो गैप लिमिटेशन पारिस्थितिक संबंधी एक अवधारणा है। यह इस तथ्य पे आधारित है कि शिकारियों द्वारा एक जो है निश्चित शारीरिक आकार वाले शिकार का ही शिकार किया जा सकता है। ये शिकारी के जबड़े के खुलने या पंजे की जो है ना पकड़ के दायरे या ना उसी को जो है ना गैप को जो है ना तय होता है, उसी से तय किया जाता है। जैसे सांप होता है ना, तो उसका एक निश्चित साइज होता है, उसी को वहीं से पकड़ेंगे तो उसको पकड़ पाएंगे, वरना नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही ये बात बता रहे हैं कि गैप जो लिमिटेशन है वो मतलब कि एक इस प्रकार का होता है जो शिकारियों द्वारा जो है ना निश्चित शारीरिक आकार वाले शिकार का ही शिकार किया जा सकता है। जैसे आप जो है ना मगरमच्छ के हाथ मतलब मुंह में नहीं हाथ डाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, जिससे हमारा कंट्रोल है हम उसी को जो है ना हाथ लगा पाएंगे। जैसे सांप है, छोटा जो सांप होगा उसको हम आराम से पकड़ लेंगे, वही जो अजगर होगा उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही ये बात बता रहे हैं। इसका मतलब है छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी जो है ना बड़े शिकार को खा सकते हैं। तो ये मतलब कि मैंने तो एग्जाम्पल में ह्यूमन का बता दिया है, लेकिन वो जो है ना जानवरों से रिलेटेड है। जैसे सांप अगर सोचो कि वो शेर को खा जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो जितना बड़ा जानवर है उसकी कैपेसिटी के अनुसार छोटे जानवरों को वो खाता है, तो वही उसकी शिकार की जो प्रक्रिया है उसको समझा रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है लिमिटेशन का महत्व क्या है। खाद्य जाल को आकार देना, अनुकूल को जो है ना अनुकूलन को जो है बढ़ावा देना, शिकारी शिकार संतुलन को बनाए रखना, पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले जो है परिवर्तनों का जो है ना पूर्वानुमान लगाना आदि जो है ना इसी से रिलेटेड है। तो मतलब कि वही एक प्रकार का जो है ना खाद्य कह लो कि चक्र है, उसी को ये मतलब संबोधित करके जो है ना बता रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं मेगाफोना क्या होता है ना। मेगाफोना शब्द का इस्तेमाल जो है ना एक निश्चित वजन सीमा जो आमतौर पर जो है ना 50 किलोग्राम का होता है से ऊपर की जीवों के लिए जो है ना किया जाता है। जो भी मतलब कि 50 किलो से ऊपर की जिसका वेट है कोई भी जीव है तो उसको जो है मेगाफोना बोला जाता है, ठीक है। मेगाफोना को उनके आहार के प्रकार के आधार पर जो है ना निम्नलिखित वर्गीकृत जो है ना उसे किया गया है। मेगा हर्बीवोर्स होता है जो पादप भक्षी होता है ना, और जो होता है एक मेगा कार्निवोर्स होता है जो मांस भक्षी होता है, और मेगा ओवरीवोर्स होता है जो पादप और जो है मांसाहार दोनों करता है। तो जो भी मतलब कि जानवर जो 50 किलो से ज्यादा के है ना, जैसे हिरण है, शेर है वगैरह वगैरह, तो ये सब जो है ना कुछ तो होंगे जो केवल जो है पादप पक्षी होंगे, कुछ जो है शाकाहार होंगे, कुछ मांसाहार होंगे। तो वही इसको बताया गया है। प्लेस्टोसीन जो है ना युग के अंत के बाद से मेगाफोना को मानव जनित दबाव के परिणाम स्वरूप काफी नुकसान खास करके जो है ना मेगा हर्बीवोर्स और जो है ना मेगा कार्निवोर्स को जो है ना हुआ है। तो मतलब कि प्लेस्टोसीन उसी समय का बात कर रहा है जो हिम युग था या उसके बाद का जो चरण आया, उसके बाद से हाँ देख रहे हैं कि मतलब ज्यादातर दबाव किसका पड़ा, मानव जाति का ही पड़ा है ना, क्योंकि मानव ने ही सब जगह जो है अपना जो है हथिया लिया एक तरीके हर चीज को, तो उनको काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं कुछ विलुप्त मेगाफोनल प्रजातियों में जो है ना वुली मेमथ, सेब्र फ्रूट्स जो है ना, जाइंट स्लॉथ आदि जो है ना ये सब पाए जाते हैं जो मतलब 50 किलो से ज्यादा के वजन के रहे होंगे। तो इनकी जो है ना ये लुप्त हो चुके हैं, मतलब ये मिलना अभी मुश्किल है। उसके बाद बोल रहा है स्ट्रोमेलोकाइट, स्ट्रेमलोकाइट, ओके। तो ये वास्तव में जो है ना एक चट्टानी संरचनाएं होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो है साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों की जो है ना कॉलोनियों द्वारा निर्मित होती है। स्ट्रेमोलाइटस का जो ना शाब्दिक अर्थ होता है चट्टानों की परतें, ठीक है। तो ये जो ना एक प्रकार के जो है ना सारे मतलब कि एक चट्टानी कह लो की संरचनाएं होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो है ना साइनोबैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया नहीं होते हैं और जो है सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ना इनका निर्माण होता है। वही इसको बता रहे हैं। और इसका मतलब कि शाब्दिक अर्थ वही है कि जो चट्टानों की परतें वगैरह होती है ना उन्हीं के नाम से उनको जाना जाता है। ये पृथ्वी पर जो है ना व्यापक ऑक्सीकरण परिघटना के लिए जो आंशिक रूप से जिम्मेदार है। इस परिघटना की वजह से ही जो है ना पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ था, और फिर जो है ना वायुमंडल का जो है संगठन और जो है संरचना बदल गई। तो जैसे हम जानते हैं कि जब पृथ्वी की जब संरचना बनी, जब जीवों का जो आगमन हुआ वो प्लांट्स के ही वजह से हुआ ना, किसी प्लांट ने ही जो है ना कहीं जो है ऑक्सीजन रिलीज किया,
और काफी संख्या में किया, तभी देखो हम जो है ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ पा रहे हैं। जो वो प्रक्रिया हुई है वो किसी न किसी पादप या जीव के कारण हुई है। तो वही उसको बता रहे हैं कि जब जो है ना शुरुआत की जो परिघटना हुई है उसमें यही इनका ही सबसे बड़ा जो है ना कह लो कि योगदान है, और उसके बाद से ही जो है ना वायुमंडल और जो ये सब जो है चेंजेस हुए हैं। ये आमतौर पे जो है चरम जलवायु स्थिति वाली जगहों में ही मिलते हैं, इसलिए ये दुर्लभ जगहों पर मिलते हैं और पूरे विश्व में जो है ना बिखरे हुए हैं। मतलब कम ही जगह पे इनकी जो है ना आप देख पाएंगे, लेकिन वैसे तो पूरे विश्व में मिल जाएंगे। हाल ही में जो है ना लाल सागर के पास जो है ना मध्य पूर्व में उथले जल में जो है लिविंग मरीन स्ट्रेमोटोलाइज की जो है ना पहली जो है ना एक बार जो है ना इसकी खोज की गई है। मतलब कि जब से मुझे लग रहा है पहली बार ही इनको देखा गया है, इनको पाया गया है लाल सागर में, तो वहां पर उसको मिला है। इसी वजह से जो है ना ये न्यूज में भी था। पूछ भी सकते हैं कि मतलब कहाँ मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, तो लाल सागर में मिला था। उसके बाद बोल रहा है पर्यावरणीय जो है ना डीएनए, है ना, तो ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है ना। जो है ना सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने जो है स्थलीय व जलीय वातावरण में डीएनए जो है ना छोड़ देते हैं। जीव अपनी जो है त्वचा, मलमूत्र आदि के जरिए जो है इस डीएनए को जो है वातावरण में जो है ना निमुक्त करते हैं। इसे ही जो है ना ई डीएनए जो है ना कहा जाता है। तो कोई भी जीव है ना, छोटे से लेकर बड़ा, जब भी वो मतलब मृत हो जाएगा, मर जाएगा, तो किसी न किसी प्रकार से जो है उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है कि वो कैसे जो है अपना डीएनए छोड़ेगा। तो कुछ जो होते हैं जीव जो होते हैं ना अपनी त्वचा के द्वारा और जो है मतलब कि मलमूत्र जो अपशिष्ट होता है उसके द्वारा जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो उसी को बताया गया है, उसी को जो है ना ई डीएनए कहा जाता है। किसी मतलब पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की उपस्थिति का पता लगाने और जैव विविधता का आकलन करने के लिए जो है ना ई डीएनए पद्धति का प्रयोग मतलब तेजी से जो है ना उपयोग किया जा रहा है। तो मान लो कोई जीव था जो पहले पाया जाता था, ठीक है, अभी जो है ना वो विलुप्त हो गया, मान लो हो गया, तो उसको हम कैसे खोजेंगे? इसी डीएनए के माध्यम से हम खोज सकते हैं ना। मतलब जैसे समुद्र में है या कहीं पे तो उसका पा ही जाएंगे ना, तो उसी से हम उसकी खोज कर सकते हैं। वही मतलब कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हम खोज सकते हैं। पारंपरिक जो है ना तरीकों के विपरीत जो है ना ई डीएनए अप्रोच जो है विश्वसनीय और सटीक है। इसका जो है ना लागत भी कम है, तो इसमें पैसा भी कम है और मतलब कि विश्व भर ने भी जो है इसको अप्रूवल दे दिया है। इस जानकारी का जो है ना IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची तैयार करने और अन्य संरक्षण जो है ना उपायों के लिए जो है ना IUCN को जो है सूचित करने हेतु जो उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारी प्रजातियां जो अलग अलग देशों में है, जैसे भारत में कई प्रजातियां जो है ना संकटग्रस्त हो गई, मतलब मिलती नहीं है जल्दी से ना, तो जो डेंजर स्थिति में आ चुकी है ना, रेड जोन में जो उसकी बताई गई है रिपोर्ट के अनुसार, तो उनकी खोज करने में, उनका जो है सर्वे करने में और सूची बनाने में सबके लिए बहुत लाभदायक है। तो ये IUCN के लिए बहुत अच्छा है, एक मतलब कि वो हो गया सोर्स कह लो। उसके बाद बोल रहा है उद्वन, है ना, स्पेशलाइजेशन, है ना, इसको बोल रहा है ना। तो ये क्या होता है? प्रजाति उद्वन एक वंश विभाजन की घटना है जो दो या दो से अधिक अलग प्रजातियों को जन्म देती है। इस प्रक्रिया से जो है ना जैव विविधता में जो है ना वृद्धि होती है। जैसे हम देखे थे ना कैसे जो है एक सर एग्जाम्पल बता रहे थे जब हम एनवायरमेंट की क्लास कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ना पत्ता गोभी और जो है शायद से गाजर, शायद से उसको जो है कृत्रिम रूप से जो है ना डीएनए उसमें जो है वो किया गया था ना, क्या बोलते हैं उसको, एक नया जो है ना जीव बनाने, नया जो है सब्जी बनाने की जो कोशिश की गई अरे थी। वो जो आपका वो जो हरी वाली गोभी आपने बता रही थी ना संजना उस दिन आप। हाँ हाँ, ब्रोकली ब्रोकली। हाँ। हाँ, तो वो कृत्रिम तरीके से जैसे किया गया था ना, तो उसी तरह का ये भी है। तो इसमें जो है ना वंश को जो है ना विभाजन किया जाता है। जैसे एक न्यूज सुने थे कि जो है ना बंदर में जो है ना ह्यूमन का जो है ना मतलब सुअर का, नहीं सॉरी, एक सुअर था उसका जो है ना हार्ट को जो है ना ह्यूमन में जो ट्रांसफर किया गया था। तो इस तरीके की जो भी प्रक्रियाएं हो रही है जो कृत्रिम तरीके से हो रही हैं, तो वही सबको बता रहे हैं कि इससे जो है ना वंश का जो विभाजन होगा। तो या दो से अधिक जो भी कोई मतलब की प्रजातियां, जो अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे कोई पेड़ भी है ना, तो उसकी जो अलग अलग प्रजाति है उसको आपस में जब हम संयोजन करेंगे तो उससे कोई ना कोई एक नया तो प्रजाति बन ही जाएगा, या तो वो विफल होगा या सफल होगा। तो उसी को जो है ना उससे क्या होगा, जैव विविधता में जो है ना हमको वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वो और भी अच्छा होगा। उसके बाद बोल रहा है प्रजाति उद्वन के जो है ना तरीके बताए गए हैं ना। तो विस्थानिक प्रजाति उद्वन कैसे होगा? जब प्रजातियों की आबादी जो है पहाड़ों या नदियों जैसी भौगोलिक बाधाओं के कारण भौतिक रूप से अलग हो जाती है और एक प्रजाति का जो है ना उद्भव होता है।
तो मतलब कि पहाड़ों या नदियों से जो मतलब कि कैसे डाइवर्स हो जाती हैं प्रजातियां, वो वहां से लेकर यहाँ तक नहीं आ पाती, ठीक है। तो वही सबको बता रहा है, तो उससे अगर अलग हो जाती है तो उसका जो है ना नई प्रजाति का जो उद्भव होगा वो उसमें बताया गया। उसके बाद बोल रहा है परिधीय प्रजाति उद्भव क्या होता है। किसी प्रजाति की बड़ी आबादी के पास ही भौगोलिक बदलाव के कारण जो है ना उनकी एक छोटी आबादी वाली जो है ना नई प्रजातियों का उद्भव होता है। मतलब कि वही बड़ी प्रजातियां हैं, बहुत सारी वहां पे बड़ी मात्रा में पाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो है ना वहाँ की जो छोटी आबादी वाली जो प्रजातियां जो नहीं आ रही है, अगर उसका जो है ना उद्भव होता है तो उसको परिधीय प्रजाति जो है ना उद्भव के उसमें कैटेगरी में रख रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं पैरापेट्रिक, ये जो है ना एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग विपरीत प्रजातिगत आबादी से नई प्रजातियों का जो है ना उद्भव होता है। तो जैसे हिमालय है और जो है ना पूर्वी घाट है या चाहे पश्चिमी घाट है, तो दोनों के जो भौगोलिक अंतर है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। मान लो दो प्रजातियों का जो है आपस में हम जो है ना संयोजन करते हैं और कोई नई प्रजाति बनेगी तो उसको जो है ना पैरापेट्रिक में रखा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है समस्थानिक प्रजाति जो है ना उद्भव, ये क्या होता है। ये एक जीवित जो है ना पैतृक प्रजाति से एक जो है ना नई प्रजाति का विकास है। ये तभी हो सकता है जब आबादी जो है ना भौगोलिक बदलाव के बिना जो है ना एक ही क्षेत्र में रह रही है। मतलब कि वहां पे कोई ऐसी बाधा नहीं है कि वो प्रजाति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। एक ही क्षेत्र में जैसे हिमालय है या जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, वहीं पे जो है ना वहाँ की जो पैतृक प्रजाति है जो वहाँ पे पहले से मूल रूप से पाई जा रही है, ठीक है, उसमें अगर उसको किसी प्रकार से जो है संयोजन वगैरह करके अगर हम नई प्रजाति बना रहे हैं तो उसको जो है समस्थानिक प्रजाति उद्गम के जो है ना कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है समस्थानिक प्रजाति उद्गम की जो है ना वजह से जो भारतीय उपमहाद्वीप में एशियाई शेर और बंगाल टाइगर इतने लंबे समय तक जो है ना स्थिति में रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो वजह बताया गया है जो बंगाल टाइगर है और जो है एशियाई शेर, ये जो है ना समस्थानिक प्रजाति उद्गम के ही कारण जो है ना ये पॉसिबल हो पाया है। तो इसका एक इन्होंने जो है ना अच्छे से मतलब उदाहरण भी दे दिया है, तो वही इसमें बताएंगे। थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ ना। हाँ, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। वैसे टाइम हो ही गया ना, क्लास करना है ना एनवायरमेंट वाला। हाँ। जैव जो है ना संदीप्ति बताया गया है ना, तो ये क्या होता है। ये जो है ना कुछ प्राणियों में जो है ना प्रकाश उत्सर्जित करने का एक गुण होता है। उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में जो है ना एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से जो है ना उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो ये कुछ ही प्राणियों में जो है ना प्रकाश उत्सर्जित करने का ना एक मतलब कि गुण कह लो, उसमें कुछ ही जो है ना जीवों में ये पाया जाता है। तो ये इसका जो स्रोत माना गया है वो कहाँ से माना गया है, जो है ना एक प्रकार का जो है ना एंजाइम उत्प्रेरक जो है ना ऑक्सीकरण जो है ना अभिक्रियाओं के माध्यम से जो है ना उत्पन्न जो है ना ऊर्जा होती है, उसी को बोल रहे हैं। प्रकाश उत्सर्जन के लिए जो है ना दो विशिष्ट रसायनों की आवश्यकता होती है, लूसीफेरिन और जो है ना ल्यूसीफेरेज है ना, या फिर जो है फोटोप्रोटीन, इन दोनों की जो है ना आवश्यकता होती है। यदि ये दो रसायन वहां पे मिल जाए ना तो उससे क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जन जो है ना प्रक्रिया हो पाएगी। जैव संदीप्त जीवों से नीले से लाल रंग के प्रकाश जो है ना उत्सर्जित होते हैं। जैव संदीप्ति की परिघटना जो है सबसे ज्यादा समुद्री जीवों में जो है ना देखी जाती है। समुद्री जीव जैसे स्पंज, जेलीफिश, हेटेज मछली, क्रीमी सी वॉलनट, जुगनू, कवक, बैक्टीरिया, स्क्विड, जिलेटिनस, जुप्तिकिंटन और जो है ना आदि के जो है ना ये गुण जो है ना यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना समुद्री जीव जो होते हैं ना, जो मैं नाम बताई हूँ, जेलीफिश वगैरह, जुगनू वगैरह जो होते दिखते हैं ना, जुगनू कैसे रंग मतलब कि परिवर्तित कर लेता है, कभी जो हाँ। ग्रीन दिखता है कैसे, और कभी कभार जो है ना वो ब्लू रंग का भी दिखता है ना, तो कैसे वो रंग बदल रहा है। तो वो इसी कारण से हो पाता है, जो इसमें जो रसायन दो पाए जाते हैं ना, लूसीफेरिन और जो है जो फोटोप्रोटीन, अगर वो दोनों उसमें रसायन मिलेंगे तो वो जो है अपना रंग जो है चेंज कर पाएगा। वो क्या करेगा, नीले से जो है ना जो है ना लाल रंग की ओर जो है ना प्रकाश जो है उत्सर्जित करेगा। उसके बाद बोल रहे हैं जैव संदीप्ति के कार्य बताएं। तो शिकारी जानवरों से बचने के लिए जीवों द्वारा जो है प्रकाश उत्सर्जित करना, शिकार को अपनी ओर आकर्षित करना, समान प्रजातियों के बीच जो है संचार स्थापित करना आदि जो है ना ये सब का काम होता है। देखते नहीं हो मतलब कि जो कैट होती हैं, डॉग होती हैं, ये सब के देखो आईज में कैसे रंग होता है ना,
तो वो क्या करे, एक प्रकार से जो अपनी प्रजाति को या फिर जो अंधेरे में जो है ना एक दूसरे को पहचान लेते हैं, यही सब जो है ना इनकी विशेषताएं कह लो होती हैं। उसके बाद बोल रहा है फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है। अच्छा मैं फैक्ट्री बता रही भाई, आप थक गए सिस्टर। नहीं अच्छा मैं नहीं। ये बोल रही थी ना, हाँ सुनिए हम्म, सुनिए सुनिए, अच्छा ठीक है वो आप बोल रही ना, तो अच्छा इन्वायरमेंट वाला हम लोग का तो 20 हो ही गया, ठीक है 20 लेक्चर बचा है ना, तो हम लोग कम से कम इसमें 1 घंटा ना 20 मिनट इसमें दे देते हैं, ठीक है, और उधर 40 मिनट उसको देंगे, क्योंकि उस लेखा लेक्चर रहता है, फटाफट हो जाता है। हाँ? अरे कल कहाँ ठीक हो है। पाया था, कल तो छूट ही गया था। हम्म? कल तो छूट ही गया। मैं बताऊं 1 घंटा इसमें, तो 1 घंटा उसमें वो खत्म हो जाएगा ना, तब इसमें पूरा लगा देना। खत्म होगा सुनना वो भी क्या तो। बोल रही हैं आप? नहीं पढ़ना नहीं, तो कह रहे दो हैं ना कि ये। 45 मिनट लगा दो, 45 में हो जाएगा। उसमें ना हाँ हो जाएगा उसमें 45। क्लासेस ज्यादा वो बड़ा है नहीं, मतलब आगे आगे। अब वो ज्यादा बड़ा नहीं है होगा ना सिस्टर? हाँ, ठीक इसमें है। ना और 15 मिनट क्योंकि 15 मिनट और कर लिया जाए ना। ठीक। ये मैं बता दूं, उसके बाद बता देना ना अंकिता आप। फिर जो हम्म है ना लेक्चर पूरा जो है ना कृष्णा भैया करवाएंगे। क्यों कृष्णा भैया करवाओगे ना। सच पूछना अंकिता से, अंकिता को मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा मैं बता रही हूँ, अच्छा मैं बता रही हूँ फैक्ट्री फार्मिंग मैं बता रही हूँ, डोंट वरी सिस्टर, आप बोलते बोलते थक गई हूँ। ठीक है, आप बता दो। ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या है? मैं तो कहेंगे कि अंकिता तो कुछ बोल नहीं रही है, बस मेरे को बोलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, हाँ ऐसा कुछ जब नहीं है। हाँ, तो फैक्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करें ना, तो ये क्या है, जैसे फैक्ट्री फार्मिंग का आशय जो है वो नियंत्रित परिस्थितियों में कम जगहों में अधिक पशुधन और कुक्कुट पालन की प्रणाली है। मतलब जो कम स्पेस है, ठीक है, वहां पे हम ज्यादा पशुधन कर रहे हैं और कुक्कुट प्रणाली कर रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य क्यों ये चीज किया जाता है, कम लागत पर क्या हो जाएगा ना, पशुधन की उत्पादन क्षमता और डेयरी उत्पादकों के उत्पादन को अधिकतम करना, मतलब अधिक करना, क्योंकि देखिए अगर आपका कम जगह रहेगा तो ना आपको कम लैंड है, ठीक है उसका, ठीक है, और दूसरी बात है कम मतलब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कम लाइट पड़ेगा, है ना, हमेशा आपको मतलब उतना ज्यादा स्पेस तक आपको ज्यादा आदमी रखने की जरूरत है ना, तो इन सब चीजों से क्या वो होता है ना कि मतलब उनमें कमी आती है, और फिर क्या मतलब कम लागत पर आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं ना। और जो फैक्ट्री फार्मिंग के प्रभाव क्या पड़ते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी, ठीक है, उसके बाद पशुजन्य रोग, पर्यावरण का अच्छा स्वास्थ्य आदि, ये सब जो चीजें है ना इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए सामने सामने पशु रहेंगे ना, तो अगर एक पशु को कोई बीमारी हुआ तो दूसरा भी उससे इन्फेक्ट, पर्यावरण का क्षरण होगा, ठीक है, स्वास्थ्य पे हेलो। उसका इफेक्ट पड़ेगा उनके, ठीक है। हाँ भैया बोलिए। हाँ हाँ, अब ना बोलो। आगे में ना मैं बताऊंगा। ठीक है। ये कोई लेक्चर बता बात है? देना ना। नहीं क्योंकि मैं लेक्चर बता। बता देना आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा, काम ठीक। है तो बता दो फिर। हाँ नहीं क्योंकि मेरे को ना मेरे गले में बहुत दर्द है, मैंने पहले ही बताया था अंकिता को। तो छोड़ दिए, नहीं बताइए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं नहीं बता दूंगी, अंकिता बता देंगी। आपको ना वर्कलोड ज्यादा पड़ हाँ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, कल मैं हम नहीं बोल रहे बोलूंगी ना वैसे भी ना। दोनों मैनेज कर लेंगे। आज आज पूरा ज्यादा बोल समझना चाह देंगे। रही कि कल वो नहीं बोले उसका बोलेंगी, हाँ सही बात, कोटा गुड, पूरा कर लिया जाए ना। सही बात। हाँ अब बात कर लेते हैं ना, वुडी अतिक्रमण क्या है, ठीक है, तो वुडी अतिक्रमण से तात्पर्य क्या है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में वृक्षों और झाड़ियों के प्रसार में वृद्धि, मतलब क्या हो जाता है ना, उनका मतलब एरिया में वृद्धि हो जाता है, तो यह स्थिति अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्र में देखी गई है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में देखते जैसे वृक्ष है ना बहुत ज्यादा उनका मतलब उनमें वृद्धि हो गई, उनके झाड़ियों में मतलब काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो उसी को प्रक्रिया क्या बोलते हैं, वुडी अतिक्रमण, ठीक है, मतलब वुड मतलब तो लकड़ी होता है, उसी का मतलब अतिक्रमण करना है ना, इंक्रोचमेंट। इसमें खुले प्रयास अधिक वृक्ष आवरण या अधिक झाड़ियों वाले प्रयासों में बदल जाते हैं, मतलब जो खुले जगह रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वृक्ष आवरण मतलब ज्यादा वहां पे हम लोग का ग्रोथ होने का ज्यादा चांस रहेगा, और जो झाड़ियां होती है ना वहां पे अगर स्पेस ज्यादा रहेगा तो वो अपने जो टहनियां होते हैं ना, चाहे जो भी अपने ये चीज होते हैं उनको वो ज्यादा फैलाते हैं ना, फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस मिलता है। उसके बाद इनके चलते क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक रूपता आती है, ठीक है, और इसका अर्थ है कि विविध और बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र वुडी वनस्पतियों की एक जैसी परत में मतलब बदल जाता है। और सवाना और घास की जो आप मैदान देखोगे ना, जैसे खुली पारिस्थितिकी तंत्रों में वुडी अतिक्रमण के कारण घास के मैदानों में रहने वाले देशज पक्षियों की संख्या मतलब कम है, जब इनकी जनसंख्या
संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब सवाना की घास के मैदान देखो, उनको ज्यादा स्पेस मिलता है, उनको हमेशा पानी नहीं मिलता, तो वहाँ के घास इतने लंबे लंबे देखोगे, आदमी से भी लंबे लंबे, जिसकी वजह से क्या होता है, पक्षियां सर्वाइव नहीं कर पाती। हमारे यहाँ घास छोटे छोटे हैं, यहाँ पे आराम से वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ वो बीच में जाएंगे तो उससे निकलना उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये घास हो रहे हैं ना, अतिक्रमण के रूप में क्या करे, जो वहाँ की जो आसानी जो मतलब जीव जंतु है ना, उनके लिए क्या मतलब इनका तो ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए, जैसे इनका अपना स्पेस है, ठीक है, इतना छोटा जगह, उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा तो दूसरा जगह घेर लेंगे, तो जो भी दूसरे जीव जंतु, उनके लिए तो ये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं ना। तो ये बात इसमें वुडी अतिक्रमण में बताया गया कि दूसरे के लिए ये मतलब क्या होते हैं ना, घातक हो जाते हैं पक्षियों के लिए, और वृक्ष झाड़ियों का इसमें विस्तार काफी ज्यादा होने लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर क्या होता है। ग्रीन वाटर मिट्टी और वनस्पति में नमी को संदर्भित करने का काम करता है, जो मिट्टी और वनस्पति में नमी को, जो नमी होता है मॉइस्चराइज है ना, तो उसको संदर्भित करता है, उसको बताता है। जल विज्ञान चक्र का ये हिस्सा है ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर को उन पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर उपयोग करते हैं। जो ग्रीन वाटर है ना, उसको पौधे क्या होते हैं, अपनी जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं, मतलब उसको खींचते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उन्हें वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तो आप जानते हैं ना, कि जल का मतलब कैसे कैसे मतलब वाष्पीकरण होता है, फिर संघनित होती है ना, तो वही प्रक्रिया जो होती है उन्हें हेलो। वापस वायुमंडल में निर्मुक्त। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे, हम ना इकोलॉजी में जब पढ़े थे उधर शुरू शुरू में, जब हम देख रहे थे हाँ फास्फोरस वगैरह आता है, तो वो उस टाइम हाँ में देखा ना कि जो है जो मतलब वायुमंडल में जो मतलब वाष्प उत्सर्जन होता है जिसमें नदियाँ वगैरह, उसमें ना प्लांट का भी नाम हम लोग पढ़े थे कि जो है ना बहुत सारा प्लांट वगैरह वनों की वजह से भी बहुत सारा वाष्प उत्सर्जन होता है। तो ये हाँ। अपने पक्षियों के माध्यम से करते हैं, तना के माध्यम से। हम्म। और वायुमंडल में फिर उसको निर्मुक्त मतलब छोड़ देते हैं। ये वर्षा लाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं, क्योंकि वर्षा होगी तो डेफिनेटली से बात है ना, जो जलवायु परिवर्तन होगा, जो गर्मी होगा उसको कम करने का प्रयास करेगा, और जो आर्थिक स्थिरता है उसको भी सुनिश्चित करेगा। आर्थिक स्थिरता इस मामले में कि वर्षा अच्छी खासी होगी तो फसल का उत्पादन होगा, मतलब पेड़ पौधों का क्या होता है, अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी होगी ना वो भी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम अधिकतर जो चीजें हैं वो जंगल पे ही निर्भर करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। और ब्लू वाटर के तहत झीलों, नदियों और जलाशयों में पाए जाने वाले सतही और भूजल को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ब्लू वाटर के तहत ये चीज याद रखना है कि जो झील है वो है ना, नदियां में ब्लू वाटर, उसके बाद जलाशय में पाए जाने वाले जो सतही जो होते हैं और भूजल को सम्मिलित किया जाता है। ब्लू वाटर का जो पुनर्भरण होता है वर्षा द्वारा होता है। जो ब्लू वाटर होता है उसमें जो पुनर्भरण मतलब उसमें जो फिर से वो पानी आता है वो किसके थ्रू आता है, वर्षा के थ्रू आता है। ये चीज बताया जा रहा है इसमें। अब हम बात कर लेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज। आगे बढ़ना है ना, आगे करूँ मैं? कितना टाइम हाँ हो गया? 2-4। कर दो ठीक कर है। साइट्स के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो साइट्स क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फौना एंड फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे। तो साइट्स है ना, साइट्स क्या है, कैसे काम करता है और इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें ना साइट्स की, तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके परिचय की बात करें तो ये राष्ट्रीय सरकारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना पहुंचे। जो भी चीजें जैसे कानूनी रूप से ये बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मतलब ये बाध्यकारी है लोगों पे, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य क्या होता है, सुनिश्चित करना है कि जो वन्य जीव होते हैं ना, वन्य जीव जो उसके बाद और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो उनका होता है क्या के अस्तित्व को खतरा ना पहुंचे, ठीक है। इसकी बात ये करता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो IUCN के एक संकल्प के द्वारा 1963 में इसका मसौदा मतलब तैयार किया गया था, और यह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था। इसके पक्षकार की बात करें तो 184 इसमें अभी सदस्य, भारत भी इसका मतलब मेंबर है। इसके बाद साहित्य परिशिष्ट की बात करें, क्या बोले भैया? भारत भी इसका पक्षकार है लिखा है। हाँ, तो मतलब भारत भी इसका मेंबर है, सदस्य साइट्स का। अब इसकी बात करें साइट्स परिशिष्ट, इसमें क्या होता है, इसमें प्रजातियों को उनके अधिक उपयोग की स्थिति के अनुसार आवश्यक सुरक्षा स्तर या प्रकार के आधार पर वर्गीकृत इनको किया जाता है, कि जो इसमें जो भी प्रजाति होता है उनके अधिक उपयोग की स्थिति के अनुसार अगर आप उनका अधिक उपयोग करें तो आवश्यक सुरक्षा स्तर देंगे, या इनके
क्या बोलते हैं, प्रकार या आधार पर वर्गीकृत इनको किया जाता है। साइट से परिशिष्ट क्या है ना, अब इसमें हम बात कर लेंगे। तो इसमें एक शेड्यूल के टाइप से मतलब रखा गया साइट्स 1 है ना, मतलब परिशिष्ट 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 है ना। तो परिशिष्ट 1 के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे ना, किन जीवों का व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, इसके अंतर्गत क्या है। तो इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल जिन पर विलुप्ति विलुप्ति का खतरा है, मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्ति खतरा मतलब मंडरा रहा है, मतलब अब वो कगार पे है क्योंकि समाप्ति होगी। और इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी, इनको अपेंडिक्स, हाँ अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स 1 के तहत इसको अगर रखा गया है ना, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो करना है वो मना, सख्त मना, इसका आप नहीं कर सकते वाणिज्य फायदा के लिए, ये चीज नहीं बोल सकते हो कि जैसे जैसे कोई हाथी है, ठीक है, हाथी है तो उसके मतलब आप, जैसे ये बाघ है, ठीक है, उसका अपने फायदे के लिए ऐसा तो नहीं आप ट्रेड कर रहे हो, है ना, व्यापार, जैसे कहीं पे नहीं है तो आप दे दिए, ठीक है, तो एक समझो अलग चीज होगी। आप व्यापार करने लगे उस चीज का अपने फायदे के लिए, जैसे आप देखते हैं बाघ का खाल लोगों को पसंद होता है, मतलब किसी कुछ उसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि अपने फायदे के लिए अब उसका ये क्या मार रहे हो, या उसका मतलब व्यापार कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद अपेंडिक्स 1 हो गया। अपेंडिक्स 2 में क्या बताएगा, इसमें शामिल प्रजातियां वर्तमान में खतरे में नहीं है, मतलब जो भी प्रजातियां शामिल है वो खतरे में नहीं, लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। कि क्या हो रहा है, नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका जो भी अस्तित्व है खतरे में पड़ सकता है। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मतलब अगर आप इनका ट्रेड ये सब करेंगे तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आमतौर पर इनके लिए आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होता, मतलब इनका जो होता है ना, आयात हम जो करते हैं ना, आयात करेंगे तो उसके लिए हम ये चीज नहीं ये करना नहीं पड़ेगा आपको, कोई मतलब ये देना नहीं पड़ेगा कि कोई एक होता है ना मतलब एग्रीमेंट के कोई टाइप में, जैसे आप मंगा रहे हो तो उसका ये चीज नहीं देना पड़ेगा। और जैसे आप मतलब मंगा रहे हो और जो अगर निर्यात कर रहे हो तो फिर वो चीज आपको देना पड़ेगा कि हाँ इतना भेजा, और उस चीज को आपकी गारंटी लेनी पड़ेगी, है ना, कि वहां जाके अगर वहां के लिए खतरा उत्पन्न करता है, कुछ करता है, तो उसके लिए आप जिम्मेवार हो गए, है ना। तो आयात जब करोगे तो उतना उसके लिए आपको कुछ है करना नहीं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं परिशिष्ट 3 में, है ना। इसमें क्या बताया गया, साइज के किसी पक्षकार देश के अनुरोध पर किसी प्रजाति को इस परिशिष्ट में शामिल किया जाता है। मतलब किसी पक्षकार देश के अनुरोध पर मतलब किसी प्रजाति के परिशिष्ट में शामिल किया जाता है, और ताकि ऐसी प्रजातियों के असंधानी या गैर कानूनी उपयोग को रोका जा सके। मतलब जो असंधानी या गैर कानूनी रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है उनको रोका जा सकता है। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए उचित परमिट या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मतलब दोनों तरफ से जो तो होता है ना, कि आपको मतलब अगर व्यापार करेंगे तो आपको मतलब परमिट या कोई भी प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। ये सब इसकी बात करता है। अब इसमें हम बात करें रिपोर्ट या सूचकांक, साइट्स रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट जो होता है ना, वो साइट्स का मतलब ये रिपोर्ट जारी करता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट जो होता है ये इस चीज से संबंधित है। ये बात इसमें बताया गया है साइट्स के बारे में। अब यहीं रहने दो हमसे ना, फिर ये वाला जो है ना ठीक है, तो आप